नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। एआई के खतरों को लेकर हमें तैयारी करनी होगी। दैनिक भास्कर। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर रही है। डीप फेक के खिलाफ कम नहीं है कानून की उलझनें। आय में असमानता का चक्रव्यूह। आय में असमानता का चक्रव्यूह। जनसत्ता टकराव नहीं, समन्वय राष्ट्रीय सहारा। चलनी हिमालय के खतरे। अब आर्टिकल विस्तार से। एआई के खतरों को लेकर हमें तैयारी दिखानी होगी। दैनिक भास्कर। इस माह की शुरुआत में लंदन के ब्लेचली पार्क में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ एक इंटरव्यू में एलोन मस्क ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के इतिहास की सबसे विध्वंसक ताकत होगी, जिसके प्रयोग के बाद लोगों के पास काम नहीं होगा। लोग केवल अपने सुख के लिए काम करेंगे। मस्क जैसे सफल उद्यमियों के कथन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा आदि के क्षेत्र में इसके अतुलनीय लाभ भी होंगे और यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह यूनिवर्सल बेसिक हाई इनकम दौर होगा। लेकिन दुष्परिणाम भी दिखाई देंगे। भारत, अमेरिका, ईयू और चीन सहित 28 देशों ने सर्वसम्मति से ब्लेचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर मस्क की चिंता को स्वीकारा। ब्रिटेन ने एआई के प्रभावों को समझने और उससे बचने की रूपरेखा पर अध्ययन के लिए एक संस्था बनाने की घोषणा की। मस्क का अंदेशा भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण होना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि इस निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देश में एआई का प्रयोग कहीं कामगारों एवं अन्य पेशेवरों को आजीविका से वंचित न करे। लेकिन अगर इसके प्रयोग से किसानों को ये पता चलता है कि किस खेत में कौन सी खाद और कब कितना पानी डालना है, या सुदूर गांव के गरीब बालिका को मुफ्त और बेहतर शिक्षा मिलती है, लोगों को बीमारी के पहले उसके होने का और निदान का पता चलता है, तो इस तकनीक को विध्वंसक ताकत नहीं, विज्ञान का वरदान भी माना जा सकता है। अगर परमाणु भौतिकी बम बना सकती है तो स्वच्छ ऊर्जा भी दे सकती है, इलाज में भी कारगर हो सकती है। भारत ने काम करने वाली तकनीक नहीं चाहिए, पर ज्ञान बढ़ाकर अधिक उत्पादकता देने वाली तकनीक का स्वागत हो। सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर रही। अंशुमान तिवारी, मनी लाइन के एडिटर। सरकारों पर एआई का खौफ इस कदर जारी है कि इजरायल हमास युद्ध के धमाकों के बीच नवंबर के पहले सप्ताह 28 देशों के मुखिया, बड़े नेता और तकनीकी दिग्गज ब्रिटेन के ब्लेचली पार्क में आ जुटे हैं। भीतरी राजनीतिक उठापटक के बीच ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बैठक की मेजबानी की। यहाँ अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर और एलोन मस्क भी थे। यह तो पता है कि सरकारें विज्ञान की इस नई खोज यानी दिमाग वाली मशीनों से बुरी तरह डरी है, लेकिन इसे कानून में बांधने की कवायद इतनी तेजी से होगी, यह आश्चर्यजनक है। लंदन से करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद ब्लेचली पार्क बड़ी रोमांचक जगह है। जिस एआई को काबू करने की कोशिश में सरकार के मुखिया पसीने छोड़ रहे हैं, उसकी जमीन इसी जगह बनी थी। कहते हैं हिटलर की हार एक गणतज्ञ की वजह से हुई थी, जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग। इसी पार्क के कोड ब्रेकिंग सेंटर में ट्यूरिंग ने नाजी संचार की ताकत यानी एनिग्मा कोड को तोड़ने की मशीन बनाई थी। इसके बाद 3 साल में हिटलर हार गया। यह ट्यूरिंग ही थे जिन्होंने पहली बार एआई की राह दिखाई। 1950 में उनका शोध पत्र आया, जिसमें मशीनों को बुद्धिमत्ता तय करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट का आविष्कार शामिल था। इसी ब्लेचली पार्क में एक घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसका लबोलबाब था कि इससे पहले कि एआई हमें गुलाम बना ले, हमें इसे अपने काबू में करना होगा। खौफ की वजह। इस साल की शुरुआत में एआई वैज्ञानिकों ने सरकारों को एक खत लिखा था, जिसमें कहा था कि एआई बेहद खतरनाक है, इससे निजता और लोकतंत्र चौपट हो जाएंगे, समाज में झूठ फैलाने और मशीनों को भेदभाव के लिए तैयार किया जाएगा। रूस और यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध में एआई के इस्तेमाल के डर कई गुना बढ़ गया है। रूस और अरब दोनों ही युद्धों में निजी सेनाएं लड़ रही हैं। रूस में वैगनर ने यूक्रेन पर धावा बोला, तो इधर अरब में हमास, हिजबुल्लाह और हूती। इनके पास तकनीकी पहुंचते देर नहीं लगती। काबू करने की जद्दोजहद। बीते 100 वर्षों के इतिहास में किसी नई तकनीक को लेकर इतना खौफ कभी नहीं देखा गया। ब्लेचली पार्क की बैठक तक विश्व की 3 प्रमुख ताकतें कानून बनाने के निर्णायक कदम उठा चुकी थी। विभाजित राजनीति के कारण अमेरिका में कानून नहीं बना, मगर राष्ट्रपति जो बाइडेन इस कदर डरे हैं कि उन्होंने अक्टूबर में राष्ट्रपति के अधिकारों के तहत एक बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया। इस आदेश के बाद अमेरिका में एआई के प्रत्येक कदम की पड़ताल के अब तक के सबसे व्यापक नियम होंगे। कंपनियों को अपने शोध की जानकारी देनी होगी। इस ऑर्डर में निजता, सुरक्षा, फेक न्यूज सबके लिए नियम शामिल हैं।
यूरोपीय समुदाय ने एआई पर शिकंजा कसने के लिए अप्रैल 2021 में काम शुरू किया था। ईयू एक व्यापक कानून बनाना चाहता है जिसमें एआई के सभी पहलू समेटे जा सकें और एआई सिस्टम पर काम करने वालों की जिम्मेदारी तय की जा सके। अलबत्ता चीन ने एआई के व्यापक कानून नियम बनाकर एआई डेवलपमेंट और गवर्नेंस में अगुवाई कर ली। 2017 में चीन ने एआई डेवलपमेंट प्लान के तहत 2030 तक एआई में बड़ी ताकत बनने का लक्ष्य तय किया है। 2021 में साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एल्गोरिदम रिकमेंडेशन के नियम तय कर दिए, जो एआई सिस्टम का बुनियादी संचालन है। 2022 में डीप सिंथेसिस तकनीकों पर रेगुलेशन बन गए हैं। 2023 में चैट जीपीटी या बार्ड जैसी जनरेटिव एआई प्रणालियों के लिए व्यापक नियम बना दिए गए हैं। कोई नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक का अगुआ चीन एआई गवर्नेंस के नियम तय करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर कंपनियां इन्हीं के तहत उत्पाद और सेवाएं बनाएंगी। यही वजह थी कि बाइडेन को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना पड़ा। यूरोप और ब्रिटेन इस कदर हिल गए कि आनन फानन में 28 देशों का सम्मेलन बुलाया गया, पर भारत में डीप फेक पर सियासी चिंताओं के अलावा कानून को लेकर सक्रियता नहीं दिखती। इनसे हो पाएगा? क्या इनसे हो पाएगा? क्या क्या दुनिया की सरकारें सच में एआई को नियंत्रित कर पाएंगी? दो बड़े सवाल हैं। पहला, अमेरिका ने इस बैठक से पहले जारी कार्यकारी आदेश में खास तौर पर अमेरिकी मूल्यों पर आधारित एआई की शर्त रखी थी। सहमति की कोशिशों के बीच ब्रिटेन और ईयू भी अपने अलग कानून बना रहे हैं। चीन अपने नियम पैमाने पहले ही तय कर चुका है। एआई पर काम करने वाली कंपनियां बहुराष्ट्रीय हैं। 2026 तक एआई आधारित उत्पाद सेवाओं का बाजार $300 अरब के ऊपर होगा। बकौल ब्लूमबर्ग 2030 तक जनरेटिव एआई में $1.3 ट्रिलियन का निवेश होगा। दुनिया का हर देश इस निवेश को अपने यहाँ चाहेगा। इसलिए सामूहिक राष्ट्रीय सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय नियमन पर सहमति मुश्किल है। दूसरा, एआई की गहराई और विस्तार को करीब से जानने वाले बेधड़क कहते हैं कि बीते 2 दशक में सूचना तकनीक की कंपनियों पर कोई सख्त नियम नहीं लगाए गए हैं। इसलिए अनेक सर्वर प्रयोगशालाओं के भीतर क्या है यह किसी को पता नहीं है। यह कनेक्टेड दुनिया है जिसमें बहुत से सिस्टम अलग-अलग देशों में हैं। उनका नियमन होगा कैसे? सरकारों के पास इस सिस्टम को समझने की क्षमता कहाँ है? एआई की मॉनिटरिंग के लिए वही लोग चाहिए जो उसे बना चला रहे हैं। खौफ भरपूर है और जद्दोजहद खासी पेचीदा है। डीप फेक के खिलाफ कम नहीं है कानून की उलझनें। विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील, साइबर कानूनों से समृद्ध भारत पुस्तक के लेखक। फेक और डीप फेक को कुछ एक पौराणिक उदाहरणों से समझा जा सकता है। रामायण में मरीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया था, वह फेक था। इंद्र ने दूसरे व्यक्ति गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या के साथ छल किया था, वह डीप फेक था। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के वध का जो अर्ध सत्य बोला था, उसे फेक न्यूज माना जा सकता है। नए जमाने में औद्योगिक क्रांति और प्रिंटर आने के बाद झूठ और फरेब पर रोक लगाने के लिए कॉपीराइट के साथ आईपीसी में अनेक कानूनी प्रावधान किए गए। इंटरनेट और मोबाइल आने के बाद झूठी खबरों का डिजिटल कारोबार सबसे बड़ा बाजार बन गया। भारत में 2020 में आईटी कानून बने थे। उसके बाद डिजिटल क्रांति के चरणों के बावजूद जरूरी कानून बदलाव नहीं होने से डीप फेक जैसे संकट बढ़ रहे हैं। इससे जुड़े 6 पहलुओं की समझ जरूरी है। नंबर 1, अनुमानों के अनुसार सोशल मीडिया में 1/3 से ज़्यादा खाते बेनामी, गलत और फर्जी तरीके से सक्रिय हैं। इनसे झूठ के साथ साइबर अपराधों का कारोबार रक्तबीज की तरह बढ़ रहा है। ऐसे फर्जी यूजर्स की सक्रियता से डिजिटल कंपनियों का बड़ा मुनाफा होता है, इसलिए वे उन पर ठोस कार्रवाई नहीं करती हैं। दूसरा, आम जनता से जुड़े साइबर अपराध के मामलों पर पुलिस सामान्यतः एफआईआर नहीं करती। दबाव के बाद मामला दर्ज भी हो जाए तो शिकायतकर्ता को ही हैरान किया जाता है। लेकिन रश्मिका मंदाना के वीआईपी मामले में दिल्ली पुलिस ने स्वयं ही एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के गरबा खेलते हुए फेक वीडियो से जुड़े अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की मीडिया में रिपोर्ट नहीं है। फिल्म जगत और पार्टियों के आईटी सेल द्वारा प्रायोजित झूठ के कारोबार को बढ़ाने वाले संगठित नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देने से चीजें बदतर हो रही हैं। नंबर 3, अधिकांश लोग सोशल मीडिया में अपनी फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। डिजिटल कंपनियां गैर कानूनी तौर पर इस डाटा को चोरी कर रही हैं। इसके गैर कानूनी इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीप फेक फोटो, ऑडियो और वीडियो का निर्माण और सर्कुलेशन संभव हो रहा है। चाकू, कट्टा और बंदूक जैसे अनेक हथियार रखने के लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन डीप फेक के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर और ऐप्स के नियमन की भारत में कोई व्यवस्था नहीं है। डीप फेक का कारोबार डाटा के गैरकानूनी इस्तेमाल पर आधारित है। गैर व्यक्तिगत डाटा के कारोबार के खिलाफ तो भारत में कोई कानून ही नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 7 साल बाद व्यक्तिगत डाटा के
कारोबार को रोकने के लिए संसद से कानून बना। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून और उससे जुड़े नियमों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया कानून लाने की कोई सालों से सिर्फ चर्चा हो रही है। इन जरूरी मुद्दों पर कानून लागू करने के बजाय डीप फेक पर शोर मचाना मूल विषय को भटकाने की तरह है। डीप फेक से निपटने के लिए आईटी मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। पिछले साल लागू किए गए आईटी रूल्स के अनुसार विदेशी कंपनियों के भारत स्थित शिकायत नोडल और कंप्लायंस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। मीटिंग करने के बजाय शिकायत निवारण के संस्थागत तंत्र के इस्तेमाल की जरूरत है। इससे वीआईपी लोगों के साथ आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। नंबर 6, सरकार ने धमकी दी है कि अगर सोशल मीडिया कंपनियों ने डीप फेक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो सेफ हार्बर की कानूनी सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। इंटरनेट कंपनियों को पोस्टमैन की तरह मानते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सुरक्षा मिली है। भारत में आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत इंटरनेट, डिजिटल, सोशल मीडिया, वेबसाइट और ऐप्स को सेफ हार्बर का कानूनी कवच मिला है। सोशल मीडिया में नग्नता, नफरती और आतंकी सामग्री को भरमार होने के बावजूद कंपनियां कार्रवाई नहीं करती हैं। ट्विटर और टेलीग्राफ के खिलाफ सख्ती बरतते हुए सरकार ने सेफ हार्बर सहूलियत हटाने की घोषणा दी थी। हकीकत यह है कि इंटरनेट की दुनिया और कारोबार में अगर सेफ हार्बर की कानूनी सुरक्षा खत्म हो गई तो डिजिटल अर्थव्यवस्था का तिलिस्म ढह जाएगा। आय में असमानता का चक्रव्यूह जनसत्ता। जयंतीलाल भंडारी। हाल ही में विश्व विश्व राष्ट्र हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की रिपोर्ट में कहा गया था कि यद्यपि भारत में गरीबी 2015-16 के मुकाबले 2019-21 के दौरान 25% से घटकर 15% पर आ गई है, लेकिन आय की असमानता बढ़ी हुई है। हालांकि भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में जहां करीब 37,000 रुपये थी, वहीं 2022 में बढ़कर करीब 2 लाख रुपये हो गई। लेकिन अब भी भारत दुनिया के उन प्रमुख 10 देशों में शामिल है जहां बीते 20 वर्षों में लोगों की आय में असमानता बढ़ी है। स्थिति यह है कि भारत के 10% अमीर लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। जिस तरह भारत में सरकार 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न दे रही है, उससे भी जाहिर होता है कि भारत में आय की असमानता काफी गहरी है। ऐसे में निश्चित रूप से भारत में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की जरूरत बनी हुई है। पिछले 5 वर्षों में 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और देश के बाकी गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 80 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना आगामी 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा दी। गौरतलब है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित हुआ। इसका उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की 5 किलोग्राम मात्रा उपलब्ध कराना है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये और मोटे अनाज केवल 1 रुपये की दर पर देने की शुरुआत की है। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त अनाज अनाज दिया गया। वर्ष 2028 तक एक बार फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाली देश की 2/3 आबादी को मुफ्त देने की पहल दुनिया भर में रेखांकित की जा रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित दुनिया के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के वैश्विक संगठनों घरा भारत की खाद्य सुरक्षा की वैश्विक संगठनों ने भारत की खाद्य सुरक्षा की जोरदार सराहना की है। आईएमएफ द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित अध्याय में कोविड की पहली लहर 2020-21 के प्रभावों को भी शामिल करते हुए कहा गया है कि सरकार के पीएमजीकेवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने कोविड-19 की वजह से लगाई गई पूर्णचंदी के प्रभावों की गरीबों पर मार को कम करने में अहम भूमिका निभाई है और इससे अत्यधिक गरीबी में भी कमी आई है। आईएमएफ के अध्ययन में कहा गया है कि खाद्य राजसी कार्यक्रम कोविड-19 से प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर अन्य वर्षों में गरीबी घटाने में सफल रहा है। दुनिया के अर्थ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोविड-19 के बीच भारत में खाद्यान्न के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे सुरक्षित खाद्यान्न भंडारों के कारण ही देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध होने के कारण गरीबी के दलदल में फंसने से बच गए। गौरतलब है कि डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी में भी गरीबों का सशक्तिकरण हुआ है। सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर अब तक डीबीटी के
जरिए करीब 29 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे लाभान्वितों तक पहुंचाई। ये दुनिया भर में रेखांकित हो रहा है कि गरीबी के सशक्तिकरण में करीब 47 करोड़ से अधिक जनधन खातों, करीब 134 करोड़ आधार कार्ड और 118 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ता की शक्ति वाली बेमिसाल डिजिटल ढांचे की असाधारण भूमिका रही। निश्चित रूप से देश में लगातार बढ़ता खाद्यान्न उत्पादन भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता दिखाई दे रहा है। मगर देश में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक खाद्यान्न की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत में 142.86 करोड़ लोगों की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। चूँकि खाद्यान्न के केंद्रीय पूल में सालाना 780 से 800 लाख टन गेहूँ और चावल की खरीद होती है। पीडीएस के तहत अनाज देने के लिए 500 से 590 लाख टन की अनाज की जरूरत होती है। वर्ष 2023-24 में केंद्र ने एनएफएसए में 600 लाख टन गेहूं और चावल का आवंटन किया है। ऐसे में गरीबों के लिए बढ़े हुए खाद्यान्न के आवंटन और देश की बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम आगे बढ़ाने होंगे। देश में लागू की गई सामुदायिक रसोई, एक राष्ट्र एक राशन या योजना, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा जैसी योजनाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से गरीबी के स्तर में कमी, स्वास्थ्य और भुखमरी की चुनौती को कम करने में सहायक रही, मगर उनके क्रियान्वयन में अभी अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत हुई है। गरीबों की आय बढ़ाने के लिए भी नए सिरे से अधिक प्रयास करने होंगे। देश में अल्प बेरोजगारी, बेरोजगारी और श्रम की कम उत्पादकता भी गरीबी और आय असमानता का एक प्रमुख कारण है। समय पर पर्याप्त रोजगार का सृजन न हो पाने के कारण भी आपकी असमानता दिखाई देती है। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि गरीब और आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे लोगों को मुफ्त खाद्यान्न सुविधा देनी चाहिए, लेकिन निःशुल्क खाद्यान्न योजना जिस तरह 80 करोड़ से अधिक यानी आबादी के 57% लोगों तक विस्तारित है, इस पर गंभीरतापूर्ण विचार करना होगा। तात्कालिक आवश्यकता यह है कि लाभार्थियों को नए सिरे से परिभाषित किया और पता लगाया जाए कि वास्तव में किन लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न की आवश्यकता है और किन लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न दिया जाना उपयुक्त होगा। दरअसल जिस तरह 57% आबादी मुफ्त अनाज की छतरी में है, उसमें से आबादी की अत्यधिक ज़रूरतमंद हिस्से को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए बाकी आबादी को रियायत दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाए। साथ ही सरकार खाद्यान्न के पूर्व निर्धारित रियायती केंद्रीय निर्गम मूल्य में समुचित संशोधन कर सकती है, क्योंकि ये कीमतें एक दशक पहले निर्धारित की गई थी। ऐसा करने से सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल भी उतना बड़ा बोझ नहीं रह जाएगा। सरकार का खाद्य सब्सिडी खर्च वर्तमान आकलन के मुताबिक 2 लाख करोड़ रुपए है, वो आगामी वर्षों में चलेगा। इस समय भारतीय खाद्य निगम को गेहूं और चावल का क्रमशः करीब 27 रुपए और 39 रुपए प्रति किलोग्राम का आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। सरकार इस बात पर भी गंभीरतापूर्वक विचार कर सकती है कि जरूरतमंदों तक मुफ्त अनाज की जगह उसकी कीमत के बराबर प्रत्यक्ष नकद सहायता पहुंचाई जाए, जिससे जहां भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न खरीद संबंधी आवंटन कम होगा, वहीं खाद्यान्न भंडारण का खर्च भी कम होगा। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि गरीबों की आमदनी में वृद्धि के लिए जहां गरीब वर्ग के युवाओं को रोजगार के मौके जुटाने के लिए डिजिटल शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ने के कारगर प्रयास करने होंगे, वहीं उन्हें निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण के साथ नए हुनर सिखाने होंगे। रोजगार के अवसरों के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे और ऐसे रणनीतिक प्रयासों से देश में गरीबी और आय की असमानता कम करने में मदद मिल सकेगी। टकराव नहीं, समन्वय, राष्ट्रीय सहारा। संविधान में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है और कुछ मायनों में केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन संघीय व्यवस्था होने के कारण राज्यों को भी अपने शासन क्षेत्र में पूरा अधिकार प्राप्त है। शक्तियों के इस स्पष्ट विभाजन के बावजूद केंद्र और राज्यों में टकराव होते रहते हैं। ऐसा तब नहीं होता जब केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होती है। साफ है कि अधिक टकराव राजनीतिक कारणों से ही होते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऐसे टकराव बहुत हुए हैं और गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को अपदस्थ करके राष्ट्रपति शासन थोपने की घटनाओं से कांग्रेस शासन का इतिहास हटा पड़ा है। पिछले 9 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस दौरान किसी गैर भाजपा सरकार को केंद्र द्वारा अपदस्थ तो नहीं किया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पंजाब की गैर भाजपा सरकारों के साथ केंद्र की टकराहट की जो खबरें आती रहती हैं, इससे इनके मुख्यमंत्रियों का आरोप है कि राज्यपाल सरकार के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं और पारित विधेयकों को लटकाए रखते हैं।
देश की सर्वोच्च अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल को मंजूरी के लिए जनवरी 2020 को भेजे गए विधेयक पर निर्णय लेने में देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल किया है कि ये 3 साल से क्या कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्य पीठ ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि राज्यपाल को सरकारों के सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए। यह भी कहा कि राज्यपाल तब सक्रिय हुए जब अदालत से नोटिस जारी हुआ। सर्वोच्च अदालत ने 10 नवंबर को आदेश जारी किया था और राज्यपाल ने 13 नवंबर को विधेयकों का निपटारा किया। पीठ का कहना था कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व यह देखना है कि राज्य में शासन तंत्र संवैधानिक रूप से चल रहा है या नहीं। उसमें उसमें दल निरपेक्षता की अपेक्षा की जाती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक मानी जाती है। ऐसे में वह केंद्र की सत्ता से बंधा होता है और उसके अनुरूप काम करता है। लेकिन राज्यपाल को चाहिए कि वह केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हुए दोनों में समन्वय स्थापित करे। यही तो संघीय शासन की सफलता के लिए अनिवार्य शर्त है। छलनी हिमालय के खतरे, जय सिंह रावत। उत्तरकाशी स्थित सिकवारा परियोजना की सुरंग के एक हिस्से में के धंसने से वहां फंसे 40 मजदूरों की जान संकट में पड़ने के बाद हिमालय में सुरंगों के निर्माण पर सवाल उठने लगे। सुरंगों सहित भूमिगत निर्माण में इस तरह के हादसे नए नहीं हैं, पर अब तो सुरंगों के धंसने और निर्माणाधीन सुरंगों के ऊपर बसी बस्तियों के धंसने की शिकायतें आम हो गई। जोशीमठ इसका उदाहरण है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और इस वक्त 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत की टनल बनाई जा रही। 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत की टनल बनाई जा रही। अगर सिल सिलक्यारा सुरंग की तरह सभी सुरंगें बनाई जा रही हैं तो हिमालय और हिमालय वासियों का ऊपर वाला ही मालिक है। हिमालयी क्षेत्र की जनता को विकास चाहिए तो उसकी जिंदगी की मुश्किलातें कम होंगी और बेहतर जीवन सुलभ होगा। लेकिन पहाड़ों पर सड़कें बनाना तो आसान है, मगर उन सड़कों के निर्माण से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटना उतना आसान नहीं है। तेज ढलान के कारण पनबिजली उत्पादन के लिए हिमालयी क्षेत्रों को सबसे अनुकूल माना जाता है। इसलिए नीति नियंताओं और योजनाकारों की नज़र हिमालय पर है। पनबिजली के लिए ढलान की आवश्यकता होती है, ताकि तेज धार या पानी की भौतिक ऊर्जा से पावर हाउस की टरबाइन चल सके और फिर बिजली का उत्पादन हो सके। इसके लिए पहाड़ों से बहने वाली नदियां ही सबसे माकूल हैं। इन नदियों का वेग और भौतिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए पानी को तेज ढलान वाली सुरंगों से गुजारा जाता है। मैदानी क्षेत्र में पानी के लिए इतनी ढाल के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र डुबोना होता है। इसलिए अब तक जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक पनबिजली के लिए योजनाकारों ने हिमालयी क्षेत्र को चिन्हित कर रखा है। हिमालय के गर्भ को छलनी करने का समर्थन तो पर्यावरण कर नहीं सकते, मगर भूविज्ञानी इसमें संयम की सलाह अवश्य देते हैं। वर्तमान में हिमालय पर केवल पनबिजली परियोजनाओं के लिए नहीं, बल्कि यातायात और अन्य गतिविधियों के लिए भी सुरंगों का निर्माण हो रहा है। पहले भूमिगत बिजली घर बने, लेकिन अब तो पहाड़ी नगरों में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए भूमिगत पार्किंग भी बनने लगे हैं। राज्य गठन के पहले ही उत्तराखंड में चार धाम, अल-वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंगों के अलावा लगभग 750 किलोमीटर लंबी सुरंगें विभिन्न चरणों में बनाई जा रही थी। एनटीपीसी की लगभग 12 किलोमीटर लंबी सुरंग को जोशीमठ के धंसने के लिए पर्यावरणविद जिम्मेदार मानते रहे। जोशीमठ के सामने चाई गांव के धंसने के लिए 300 मेगावाट की विष्णुप्रयाग परियोजना की 13 किलोमीटर लंबी सुरंग पर उंगलियां उठती रही हैं। पेशे से इंजीनियर और भारत सिंचाई और ऊर्जा मंत्री के.एल. राव द्वारा देश के जल संसाधनों का सन 60 के दशक में व्यापक सर्वेक्षण कराया गया था। उसी सर्वेक्षण के आधार पर भाखड़ा नागल बांध से लेकर टिहरी बांध जैसी परियोजनाएं शुरू हुई थी। उसी के आधार पर चिन्हित परियोजनाएं आज विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें कुछ हरित प्राधिकरण द्वारा रोक दी गई हैं। उनमें लगभग कुल 750 किलोमीटर लंबी सुरंगें विभिन्न चरणों में हैं। नाथपा झाकड़ी की 27.40 किलोमीटर, ना नगना नगनादी अरुणाचल की 10 किलोमीटर, दुलस्ती चेनाब की 10.60 किलोमीटर और लोकतक मणिपुर की 6.88 किलोमीटर लंबी सुरंगें तो बहुत पहले ही बन चुकी थीं और एक सुरंग खोदने के लिए कई सुरंगें बनानी होती हैं। हालांकि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में पैसे बचाने के लिए अतिरिक्त सुरंगें नहीं बनाएगी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के पूर्व निदेशक एन एस विरधी और एक
अन्य वैज्ञानिक ए.के. महाजन के एक शोध पत्र के मुताबिक अकेले गंगा बेसिन की प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 150 किलोमीटर लंबी सुरंगें खुद रही हैं या खोदी जा चुकी हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं में से विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट पर 12 किलोमीटर सुरंग चल रही है। भागीरथी पर बनने वाली परियोजनाओं में लोहारी नागपाला 13.6 किलोमीटर, पाला मनेरी 8.7 किलोमीटर और मनेरी भाला द्वितीय में 15.40 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है। मनेरी भाली प्रथम में पहले से ही 9 किलोमीटर लंबी सुरंग काम कर रही है। पनबिजली की इन सुरंगों के अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर 105.47 किलोमीटर लंबी 17 मुख्य सुरंगें बन रही हैं और 98.54 किलोमीटर लंबी एस्केप टनल सहित कुल 218 किलोमीटर लंबी सुरंगें विभिन्न चरणों में हैं। इसलिए सवाल लाजमी है कि अगर हिमालय के कच्चे पहाड़ अंदर से इस तरह छलनी कर दिए जाएंगे तो उनका गहरा पर्यावरणीय असर होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंगों के निर्माण में भारी विस्फोटकों के कारण टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों की कुछ बस्तियों में न केवल मकानों में दरारें आ गईं बल्कि सारे गांवों में भवन तक ढह गए। अगर इस परियोजना को बद्रीनाथ, केदारनाथ तक बढ़ाया गया तो उतनी ऊंचाई तक रेल लाइन पहाड़ों के अंदर ही बनाई जा सकती है। क्षेत्र की विशिष्ट भूगर्भीय, भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण हिमालय में सुरंग निर्माण से कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। दरअसल हिमालय भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें, भ्रंश रेखाएं और अस्थिर भूभाग शामिल हैं। यहाँ कठिन चट्टानों, भूस्खलन और भूगर्भीय अस्थिरता के कारण सुरंग बनाने के लिए चुनौतियां पैदा होती हैं। निर्माण कार्य प्रायः ऊंचाई पर कठिन होता है। कम तापमान, ऑक्सीजन की कमी और कठिन पहुंच जैसी चुनौतियां निर्माण को कठिन बनाती हैं। कठोर चट्टानों से सुरंग बनाने, पानी के प्रवेश का प्रबंधन करने, वेंटिलेशन सुनिश्चित करने और खड़ी चट्टानों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों और विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। हिमालय में भूगर्भीय निर्माण गतिविधियां नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन, जल संसाधन और मानव बस्तियों पर प्रभाव चिंता का विषय बनती हैं। जोखिमों को कम करने के लिए एक व्यापक योजना, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उन्नत तकनीकी, सुरक्षा प्रोटोकॉल और कुशल जनशक्ति आवश्यक है। धन्यवाद।